आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें आपके पास एक चीज गिवन है। क्या गिवन? टेम्परेचर गिवन है। लाहौर में वो कहता है ये टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट में क्या करके दो, चेंज करके दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपके पास फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट को चेंज करने का, ये आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। फ़ारेनहाइट को चेंज करने का यानी सेंटीग्रेड गिवन हो आपने फ़ारेनहाइट में क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड गिवन है, वो आपने इसकी जगह पे सेंटीग्रेड की जगह पे पुट करना है, आपके पास इजीली आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 9/5, हाँ जी, सेंटीग्रेड आप क्या गिवन है 48, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 48 प्लस 32। तो अब 48 को 9 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपके पास आ जाता है 432 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या आ जाएगा 32। अब इनको डिवाइड करो, 432 को डिवाइड करते हैं किससे हम, 5 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। तो ये आपके पास जब इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी 86.4 प्लस 32 ये आपके पास आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास अब टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट, और आपने इस क्वेश्चन में जस्ट यही आपने करना है, उसको निकाल के देना। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एज क्वेश्चन है, यानी कि एज बताइए। वो कहता है एक फादर है और एक सन, यानी कि उसका बेटा है, एक वालिद है और एक उसका बेटा है। तो वो कहता है आपके पास द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, यानी कि जो वालिद की और बेटे की उम्र है वो उनका सम, यानी कि उनको जमा करें दोनों की उम्र को, तो वो आपके पास बनेगा 72। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, लेट कर लेना है कि आपके पास लेट ए बी द फादर्स एज एंड बी बी द सन्स एज, यानी कि उसके बेटे की उम्र, सन्स एज। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि बुक में आपको क्या कंडीशन दी गई है, बुक में क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपको कि उन दोनों की जो लिमिट है, यानी कि उन दोनों की जो एज है, उम्र है, उनको अगर हम जमा करें, ए जमा बी करें, तो वो किसके बराबर आना चाहिए 72, यानी कि 72 है उनकी दोनों की मिला के एज। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे जो बात करता है 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले, अब उम्र पूछेगा 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले क्या कंडीशन बनेगी, 6 साल पहले। अब अगर सन्स की बात की जाए या फादर्स की, पहले फादर्स की है तो मैं फादर की लिखता हूं, तो फादर्स एज, 6 साल पहले वालिद की एज क्या बनेगी, तो फादर की एज ए थी, तो अगर 6 साल पहले बात करूं उसमें तो 6 माइनस नहीं कर दूंगा, मतलब मैं बात करूं आपकी उम्र 12 साल है, 6 साल पहले कितनी होगी, 12 में से 6 माइनस करोगे, तो 8 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 6। ठीक है? इसी तरह सन्स एज वो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी b-6, उसके भी 6 माइनस हो जाएगा, 6 साल पहले की एज की बात कर रहा है। आगे वो कहता है, लास्ट में वो बात करता है कि आपके पास द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, यानी कि 6 साल पहले जो कंडीशन थी, गिवन कंडीशन थी, वो क्या थी कि 6 साल पहले जो फादर्स की एज थी, फादर्स की एज यानी कि a-6, 6 साल पहले की बात करें ना, इसकी फादर की एज a-6 होगी इज इक्वल टू, अब वो कहता है फादर की एज जो थी वो 2 टाइम्स थी
सन्स की, यानी कि जैसे बेटे की जो उम्र थी उससे डबल थी उसके वालिद की उम्र। डबल मतलब पता है ना, अगर बेटे की 20 है तो उसकी 40 थी, तो इसका मतलब है सन्स की डबल थी, तो इसका मतलब है 2 into सन्स एज b minus 6। ये वालिद की उम्र सन्स की डबल थी। समझ आई ये कंडीशन कि आपके पास 6 साल पहले फादर की एज ये थी, सन्स की ये थी, मैंने ये दोनों लिख दिए। लेकिन अब वो कहता है फादर की एज जो थी वो सन के मुकाबले यानी कि बेटे के मुकाबले में क्या थी, डबल थी, तो मैंने बेटे की उम्र के साथ 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वालिद की उम्र तक पहुंचेगा। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करो। a minus 6 is equal to 2b minus 6 तो नहीं 12। अब a b को अलग कर दो। a ये 2b यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इससे बाकी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a minus 2b is equal to, अब ये -12 है, इस साइड पे आके जमा हो जाएगा 6। मैंने नंबर्स को अलग कर दिया और a b को अलग कर दिया, तो ये आपके पास बनेगा a minus 2b is equal to -6। क्लियर हो गया? हाँ जी, ये आपके पास बन गई। ये आपके पास देखो, ये आपके पास 2 था, ये आपके पास इक्वेशन 3 थी, और ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 4। अब मैं अगर इक्वेशन 1 और 4 को मैं ऐड करूं, या तो अगर मैं b को बराबर करना चाह रहा हूं तो b इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2b बन जाएगा, फिर मैं ऐड करके इनसे b को कैंसिल कर दूंगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कैंसिल हो सकता है, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, a plus b is equal to 72, और इक्वेशन 4 क्या आपके पास, a minus 2b is equal to -6। अब मैंने सुबह आपको बताया था कि साइन क्या होंगे, माइनस में चेंज होंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे साइन इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ जी, ये a प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्लस का ये प्लस का 3b हो जाएगा, 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 72 प्लस 6 78, तो b इज इक्वल टू 78। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बनेगा, b की वैल्यू क्या बनेगी, 78/3, हाँ जी 26। अब b की वैल्यू आ गई, इस b की आपके पास फादर एज है, देखो फादर सन्स एज है, b की वैल्यू है ना b - 6। तो अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो सन्स एज निकल आएगी आपके पास। तो पुटिंग b is equal to 26 इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में पुट करूंगा, 3 में। तो 3 में पुट करता हूं, सन्स एज भी निकल आएगी आपके पास, सन्स एज 6। हाँ जी, सन्स एज क्या है आपके पास, 26 माइनस 6 क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आप फादर्स की दो तरीके से मालूम कर सकते हो। एक तो आपको पता 6 साल पहले डबल एज थी, मतलब 22 था 40, या फिर आप इसमें फादर्स एज a की वैल्यू फादर्स एज में पुट कर दो, फादर्स एज। हाँ जी, तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आप देखो 2 into सन्स एज थी ना, 20 सन्स एज थी ना, तो 20, तो क्या हो जाएगा 40। तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास क्या बना है, रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या बना है आपके पास, सन्स एज भी निकल आई है बिफोर 6 ईयर, क्या निकली है 20 इयर्स, और फादर्स एज निकालनी थी, वो क्या निकली है 40 ईयर। यस, बुक में आंसर चेक करो, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, बुक में आपको ये वाला आंसर दिया हुआ सन्स एज वाला, क्योंकि उसने आपके पास 6 इयर्स आपको सिर्फ बेटे की पूछी हुई है उम्र कितनी होगी। तो सन्स एज आपके पास 20 इयर्स है, तो हमने 7 फादर्स की भी निकाल ली,
ये भी बेस्ट हो गया, लेकिन आपने सन से जी निकालनी थी तो वो 20 ईयर्स है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया। ठीक है, Mira bought a toy for Rs 1500 and sold for Rs 1520. What was her profit percentage? तो उसने क्या किया है, मीरा ने एक खिलौना खरीदा है, उसको फिर आगे क्या किया है, बेचा है। ठीक है, ज़ाहिर आगे बेचेंगे या तो कुछ ना कुछ से मुनाफा होगा या उसे खसारा होगा, ऐसे ही है। तो हम देखते हैं उससे मुनाफा होता है क्या होता है, लेकिन हमें मुनाफे की परसेंटेज निकालनी है, इसका मतलब मुनाफा उसको हुआ है। ठीक है, मीरा बॉट अ टॉय फॉर Rs 1500, मतलब सेल प्राइस उसने दे दी, सेल प्राइस ऑफ टॉय जो कि उसने दी हुई है कितने, Rs 1500। उसके बाद हाँ जी, तो उसने सॉरी आपके पास क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, यानी कि जितने में उसने क्या किया है, खिलौने को खरीदा है Rs 1500, आगे उसने जितने में बेचा है तो उसकी वो क्या होगी, सेल प्राइस होगी। तो सेल प्राइस ऑफ टॉय, हाँ जी, वो क्या है आपके पास Rs 1520। तो मिसाल के तौर पर उसने 1500 में क्या किया है, खरीदा है, 1520 में बेच दिया है, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है, सही है। तो प्रॉफिट का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, एज वी नो दैट कि प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होता है आपके पास, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या था आपके पास, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 है आपके पास। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, Rs 20, यानी कि उसने मुनाफा कितना रखा है, 20 रुपए। ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दो, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने उसने खरीदा था मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, प्रॉफिट क्या निकला था 20 ओवर कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500, जब्त क्या हो जाएगा 100। हाँ जी, तो ये आपके पास 2 0000 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 20 को डिवाइड करना है किससे, 15 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33% प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपने निकालना था कि उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, जो कि हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है, कितने परसेंट को उसने मुनाफा क्लियर हो गया। शुरू से हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज Rs 9,60,000 while its submitted amount is Rs 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो एनुअल इनकम उसने दे दिया आपको, एनुअल इनकम जो कि उसने आपको क्या दी हुई है, Rs 9,60,000। आगे उसने क्या दिया हुआ, एक्सपेक्टेड अमाउंट। हाँ जी, एक्सपेक्टेड अमाउंट जब तक आपको पता नहीं लगता इसका मतलब क्या है, तब तक आपको सवाल समझ नहीं आना। एक्सपेक्टेड अमाउंट का मतलब होता है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना का मतलब एक्सेप्टेड अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है जहां तक किसी भी जो कस्टमर को क्या होती है, रियायत होती है, यानी कि उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता। एक्सेप्टेड अमाउंट वही कहलाती है। ठीक है, वो उसने आपको दी हुई है Rs 1,30,000। तो इतनी अमाउंट अगर आपके पास है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लागू होंगे, इससे ऊपर अमाउंट पे क्या हो जाएंगे, टैक्स लागू हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे वो कहता है रेट पर दिया उसने, रेट परसेंटेज दी है। ठीक है, रेट
जो कि क्या दिया हुआ उसमें 0.75%। आगे वो कहता है मुझे मालूम करके दो टैक्स, कि टैक्स के ऊपर कितना लगेगा। तो टैक्स को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट कितने अमाउंट पर टैक्स लग सकता है। ऐसा ही है, तो इस सर्टेन अमाउंट को तो माइनस कर दोगे ना, क्योंकि इतनी अमाउंट पे तो उसको छूट भी नहीं हुई है। तो 9,60,000 को माइनस कर दोगे 1,30,000 से, ठीक है। तो ये आपके पास टैक्स एबल अमाउंट आ जाएगी, यानी कि ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स लागू होंगे। टैक्स एबल अमाउंट का फार्मूला आपके पास क्या होगा? हाँ जी, एनुअल इनकम माइनस, हाँ जी, एक्सेप्टेड अमाउंट, ऐसे अमाउंट जिस पे छूट दी गई हो उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो ऐसे अमाउंट आ जाएगी जिस पे टैक्स लागू होंगे। तो 9,60,000 माइनस करेंगे 1,30,000 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, 8,30,000 RS आपके पास क्या आ जाएगा? ऐसी अमाउंट हो जाएगी जो टैक्सेबल। हाँ जी, हमने टैक्सेबल अमाउंट निकाल लिया, ऐसे अमाउंट जिस पे टैक्स लागू होंगे। अब इस्तिस्ना वाली अमाउंट खत्म हो गई है, अब ये वो वाली अमाउंट है जिस पे टैक्स लगेंगे, जितने भी परसेंट लगता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, आपने निकालना क्या है? टैक्स निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। तो टैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? अच्छा जी, एनुअल इनकम जो है ना वो आपके पास, ठीक है। एनुअल इनकम में से आपने इतनी निकाल दिया, अब इसका परसेंटेज निकालनी है रेट के हिसाब से, यानी कि कितना टैक्स लगेगा उसका परसेंटेज निकाल लोगे। 0.75 को तो वही उसकी टैक्स होगी, उतना ही उसके ऊपर टैक्स लागू होगा, ठीक है। तो 0.75% मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी अमाउंट निकली है 8,30,000। हाँ जी, तो जीरो इशारे तो खत्म करते हैं, एक तो वैसे ही परसेंटेज जब भी आती है परसेंटेज को खत्म करते हैं तो डिवाइड बाय क्या हो जाता है? 100 होता है। और वैसे जब इशारा खत्म करेंगे उसके आगे 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ज़र्ब कर देंगे 8,30,000 को, या पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 100 लगा लो, इशारे को खत्म ना करो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हाँ जी, ये 0000 से क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास बचा 0.75 मल्टीप्लाई 8,300। हाँ जी, जब इशारा खत्म करोगे इसके नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 00 आ जाएंगे, तो ये 2 0 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास बचा 75 मल्टीप्लाई 83। हाँ जी, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है 75 और 83 को, क्या आता है आपके पास? हाँ जी, 5 या 15, एक हासिल, 7 या 21 और 1 22, ज़र्ब 8 5 40, 4 हासिल, 8 7 56 60। तो ये आ जाएगा 6,225। तो आपके पास जो टैक्स आया है वो है RS 6,225। ये कौन सी अमाउंट आई है? टैक्स अमाउंट आई है, यानी कि इतना टैक्स उस पर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? टैक्स लगाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप को कहता है मुझे मालूम करके दो, क्या करके दो? कंपाउंड मार्कअप क्या करके दो? मालूम करके दो, फाइंड करके दो। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। आगे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी हुई है, क्या दी हुई है? प्रिंसिपल अमाउंट। जिसको हम P से जाहिर करते हैं वो दी हुई आपको पास RS 3,75,000, ठीक है। आगे आपके पास क्या है? फॉर 1 ईयर, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम T इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 ईयर। देन आपके पास क्या है? एट द रेट ऑफ
जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, वो आपके पास दिया 14%। आपने कंपाउंड मार्कअप क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड मार्कअप मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए आफ्टर मार्कअप, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड आफ्टर मार्कअप, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, ए से। तो आफ्टर मार्कअप हमें पहले निकालना है, उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, a माइनस पी फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास इजीली क्या आ जाएगा, आंसर कंपाउंड मार्कअप का आ जाएगा। तो आफ्टर मार्कअप का क्या फॉर्मूला आपके पास होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस r डिवाइड बाय, ठीक है, क्या आएगा 100। यह आपके पास फॉर्मूला है आफ्टर मार्कअप का। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है क्या है, 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आपके पास 14 है, ओवर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये क्या होगा 0.14, जब इसको डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1.14 आ जाएगा, ठीक है। इनको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। हाँ जी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर कैलकुलेटर है आपको, हाँ जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है RS 42,750, मतलब क्या आएगा 4,27,500 आपके पास क्या आया है, आफ्टर मार्कअप है। तो अब कंपाउंड मार्कअप इजीली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड करना है हमने, कंपाउंड मार्कअप, जो कि आपके पास क्या क्वेश्चन में उसने कहा है, आप मुझे मालूम करके। उसका क्या फॉर्मूला होता है, आफ्टर मार्कअप माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो आफ्टर मार्कअप क्या निकला है, 4,27,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपके पास 3,75,000। तो इसको आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, माइनस 3,75,000। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा RS 52,000, क्या आएगा 52,500। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कंपाउंड मार्कअप, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट। हाँ जी, हमने क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन हमने एक गलती कर ली है, इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर कैपिटल T आता है, जिससे मुराद है टाइम, यानी कि जो टाइम गिवन है आपको 1 ईयर गिवन है ना, तो इस वजह से उसकी वैल्यू 1 है, तो इस वजह से क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने इसको लगाना है, ठीक है। T से मुराद टाइम, टाइम क्या दिया हुआ है 1 ईयर दिया हुआ है, तो 1 जितनी 1 पावर और 1 की 1 पावर और 2 की 1 पावर और 3 की, तो वो वही आपके पास आंसर आता है, सही है। तो इस वजह से आंसर में फर्क नहीं पड़ा, तो आपने ये कैपिटल T लगाना है, उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, वो आगे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है।